हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए GS4 का डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आपको पता है आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और GS1 2 3 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है आपका GS4 जो एथिक्स का है। इसमें एथिक्स के क्वेश्चन आते हैं। एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसके तो उतने क्लासेस तो होते ही नहीं, लेकिन आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। और आज मैं आपके लिए एक केस स्टडी लाई हूँ। इस केस स्टडी में आपके एथिकल वैल्यूज का भी पता चलेगा कि हमारा नैतिक मूल्यांकन कैसे होता है, और ये आपका इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आंसर राइटिंग। तो आप इसको देखिए और सीखिए। और ये आंसर राइटिंग करने का तरीका सबसे डिफरेंट होता है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि केस स्टडी करते कैसे हैं, ठीक है। तो केस स्टडी कैसे करते हैं ये आपको आज मैं बताने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ओके। तो GS4 है एथिक्स केस स्टडी और क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केस स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्वेश्चन को कितनी अच्छे से समझ रहे हैं। ओके। तो मैं एक केस दे रही हूँ आपको, ठीक। आप उसको खुद से फील करिए कि ये केस आपके सामने है तो आप क्या करेंगे। आपको यूपीएससी में IAS बनना है ना, तो ठीक है, आप सोचिए आप एक IAS है, आपको मैं एक केस दे रही हूँ, सोचिए। तो क्वेश्चन है, आप बुनियादी ढांचे विकास के लिए जिम्मेदार सरकारी विभाग में एक अनुभवी सिविल सेवक हैं। कहाँ के? बुनियादी ढांचे विकास के लिए जिम्मेदार सरकारी, ठीक है। आपके विभाग को हाल ही में एक प्रसिद्ध निर्माण कंपनी से एक प्रमुख राजमार्ग बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक प्रसिद्ध कंपनी से, ठीक है, प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो दूर दराज के क्षेत्र से कनेक्टिविटी में काफी सुधार करेगा। हालांकि आपको विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि कंपनी का भ्रष्ट आचरण में शामिल होने और अनुबंध हासिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का इतिहास रहा है। मतलब कंपनी एक भ्रष्टाचार कंपनी है। इसके द्वारा इसके अलावा प्रस्तावित राजमार्ग के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में भी चिंताएं हैं। मतलब इससे पर्यावरण पर भी काफी इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि यह पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। एक लोक सेवक के रूप में आपको इस परियोजना का समर्थन करना है या विरोध करना है। इस संदर्भ में आपको नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में अब क्वेश्चन है, इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए और आपके द्वारा उठाए जाने वाले संभावित कदमों की रूपरेखा तैयार कीजिए। प्रत्येक कार्रवाई का उसके नैतिक निहितार्थ और सार्वजनिक प्रशासन पर प्रभाव के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो एक केस है जिसमें आप एक लोक सेवक आयोग के मतलब आयोग मतलब लोक सेवक हैं और वहां पर आपको एक कंपनी का मतलब प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव पारित होता है कि ये कंपनी बुनियादी ढांचों पर विकास करेगी। लेकिन वो आपको ये पता चलता है कि ये कंपनी जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त भी है। और इस जो डेवलपमेंट करने वाली है, जो मतलब बुनियादी ढांचे का विकास करने वाली है, इसमें क्या होंगे, इसमें इन्वायरमेंट को भी काफी इफेक्ट भी पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन में अब ये पूछा है कि आपके द्वारा जो उठाए जाएंगे कदम उसकी रूपरेखा तैयार करनी है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसके बारे में मूल्यांकन करना है। तो ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं कैसे किया जाता है। आप इस क्वेश्चन को समझ गए ना? ठीक है, नहीं समझे हैं तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हल करती हूँ मैं ये क्वेश्चन। तो ठीक है, पहले आप इंट्रो देंगे। इंट्रो में हम ये लिखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या नोटिस किया गया है। जैसे कि इस मामले में एक मुझे, जैसे आपसे पूछा गया है ना आप क्या करेंगे, तो आंसर जब भी लिखेंगे मुझे करके लिखेंगे। इस मामले में मुझे एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इससे मुझे भ्रष्टाचार और पर्यावरण, किससे? भ्रष्टाचार और पर्यावरण के उल्लंघनों का इतिहास रखने वाली कंपनी के प्रस्ताव के बारे में निर्णय लेना है, ठीक है। इस प्रस्ताव में एक प्रमुख राजमार्ग का निर्माण भी शामिल है, ठीक है, जो कनेक्टिविटी और विकास के मामले में दूर दराज के क्षेत्रों को लाभान्वित करेगा। हालांकि इसमें नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता करने के साथ पर्यावरणीय क्षति और लोक विश्वास से संबंधित जोखिम शामिल है। इसलिए मुझे एक लोक सेवक के रूप में अपनी भूमिका के कानूनी और नैतिक दायित्वों पर विचार करते हुए इस परियोजना का समर्थन या विरोध करने के पक्ष विपक्ष पर विचार करना होगा। अब आप क्वेश्चन जो पूछा है तो उसके बारे में आप बताएंगे कि हाँ ऐसी कंपनी है और आपको ये सारी चीजें, उसमें प्रॉब्लम है, इसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त कंपनी है, इससे इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आप उसका सपोर्ट करेंगे तो आपको अपने बुनियाद मतलब अपने नैतिक मूल्यों से समझौता करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन का फ्रेमवर्क आप इसमें तैयार किए हैं, ठीक है। इसमें अब आप बताएंगे पक्ष और विपक्ष में कि अगर आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे तो उससे क्या मतलब क्या उसका मतलब क्या निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं। ये आपको समझ में आया ना? इंट्रो ऐसे लिखते हैं आगे, ठीक है। इसमें शामिल नैतिक मुद्दे, तो एक सिविल सेवक के लिए नैतिक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नैतिक मुद्दे में क्या है?
तो पहले तो आपको पता है भ्रष्टाचार में संलिप्त है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। क्या किसी ऐसी कंपनी द्वारा प्रसारित परियोजना का समर्थन करना नैतिक है जिसका भ्रष्ट आचरण में शामिल होना और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का आदेश है? तो आप ये सोचेंगे क्या ऐसा जरूरी है? फिर आप विकास का मुद्दा है, क्या ऐसी परियोजना का विरोध करना नैतिक है? अगर आप इस परियोजना का विरोध भी करेंगे तो ये विकास का मुद्दा है, ठीक है। तो इसमें विकास में इसके सुधार में कमी आ सकती है। और न्याय, क्या यह सुनिश्चित करना नैतिक है कि इसमें शामिल सभी हितधारकों के साथ न्याय हो? तो इसमें जितने भी लोग सम्मिलित होंगे, जैसे कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होगा, इन्वायरमेंट, सब चीजों पर क्या सबके लिए हितधारी होगा? पारदर्शिता, तो एक लोक सेवक आयोग के मतलब लोक सेवक के लिए क्या जरूरी होता है? भ्रष्टाचार, पारदर्शिता जरूरी होती है। क्या कंपनी के भ्रष्टाचार और पर्यावरण उल्लंघनों के बारे में जानकारी प्रकट करना, छिपाना नैतिक है? क्या जब आप लोक सेवक होंगे और आपके सामने ऐसे मुद्दे आएंगे, यहाँ पर आप इस चीज को छुपा लेंगे? ये अच्छा होगा? ये आपके नैतिक मुद्दे हैं। जवाबदेहिता, क्या कंपनी के भ्रष्ट आचरण, पर्यावरण संबंधी उल्लंघनों के बारे में जानकारी को नजरअंदाज करना, छिपाना नैतिक है? मतलब जवाबदेहिता भी तो बनती है ना एक लोक सेवक के लिए। तो ये सब नैतिक तो है नहीं। तो पर्यावरण नैतिकता भी तो सामने है। क्या ऐसी परियोजना का समर्थन करना नैतिक है जिसका पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और क्षेत्र पर प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव पड़ेगा? तो ये आप हेडिंग में लिखेंगे। ओके। अगला है मार्गदर्शक सिद्धांत, मतलब मार्गदर्शक नैतिक सिद्धांत क्या होंगे? नैतिक सिद्धांत मतलब एक लोक सेवक के अंदर कौन कौन से सिद्धांत नैतिक होते हैं? जैसे लोक हित, मतलब लोक सेवक जो भी होगा लोक के हित के बारे में सोचेगा। तो लोक सेवक का काम क्या होता है? सबके हितों के लिए काम करना और सबके कल्याण के लिए काम करना, ठीक है। वो इस बात का वचन देता है। लोक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं ईमानदार रहूंगा और अपने आचरण में सत्यनिष्ठा बरतूंगा। मतलब ईमानदारी और सत्यनिष्ठा भी इसका बहुत ही बड़ा मतलब वो है, लोक सेवक के लिए जरूरी है। और एक निर्णय में पारदर्शिता भी जरूरी है, जवाबदेहिता जरूरी है, और विधि का शासन भी जरूरी है। विधि का शासन, नैतिक चीजों को ना छिपाना, विधि का शासन, ट्रांसपेरेंसी रखना, और जवाबदेहिता भी भाई बहुत जरूरी है। तो यह सुनिश्चित करना कि मेरा कर्तव्य है कि कोई भी इसके ऊपर या नीचे ना हो, मतलब जवाबदेहिता रखें। एक लोक सेवक के रूप में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को संतुलित करने में सतत विकास को बढ़ावा देना भी सतत विकास का मुद्दा भी बनता है। मतलब नैतिक नैतिक सिद्धांत क्या है? लोकहित है, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेहिता है, विधि शासन है, जवाबदेहिता, सतत विकास है, ठीक है। नैतिक मुद्दे हैं। अब इस संदर्भ में मेरी कार्रवाई का क्रम क्या होगा? तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैं क्या क्या कार्रवाई करूंगी, एक लोक सेवक क्या क्या कार्रवाई कर सकता है। तो इस नैतिक सिद्धांत के आधार पर मैं निम्नलिखित संभावित कार्रवाई कर सकता हूँ, मतलब क्या क्या चांसेस हैं कि मैं इसको कर सकता हूँ। ओके। तो ये है, इस परियोजना का समर्थन कर सकती हूँ, इस परियोजना का विरोध कर सकती हूँ, या इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती हूँ, ठीक है। अब होगा, अगर मैं इस परियोजना का समर्थन करूं तो क्या होगा? अगर इस आधार पर मैं इस परियोजना का समर्थन करती हूँ, सत्ता शक्ति आप दोनों लिखेंगे क्योंकि उसको नहीं पता चलना चाहिए कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। इससे सुदूर क्षेत्र में कनेक्टिविटी के साथ विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगर मैं इसका समर्थन करूंगी तो इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इस परियोजना के लाभ इसकी लागत और जोखिम से अधिक है। इस परियोजना का जो लाभ है, इसकी जो जोखिम है उससे अधिक है, ठीक है। मतलब जो जोखिम है वो तो है लेकिन लाभ का अधिक है। कंपनी के भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय उल्लंघन मौजूदा प्रस्ताव के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है और उनमें अलग से निपटा जा सकता है। मतलब जो भी इसमें भ्रष्टाचार उनका मौजूद है उससे तो अलग भी निपट सकते हैं। अगर मैं इसका समर्थन करूँ तो ये चीज हो सकती है। हालांकि कार्रवाई की इस तरीके से ईमानदारी, लेकिन अगर मैं इस कार्रवाई को करूँ, इनका सपोर्ट करूँ, जिससे मेरी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, अंडरलाइन अब जरूर करिएगा, ये सब कीवर्ड हैं, इसी से नंबर मिलेगा। विधि के शासन शासन और सतत विकास जैसे नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। अगर मैं कंपनी का साथ दूं तो उससे परियोजना में कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन हमारी जो नैतिक मूल्य हैं, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, इनके साथ अन्याय होगा, ठीक है, उल्लंघन होगा। तो यहाँ पर मैं बताऊंगी, इससे एक लोक सेवक के रूप में मेरी विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा पर भी कमजोर हो जाएगा। मतलब एक जो लोक सेवक पे सबका ट्रस्ट होता है, विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा होती है, वो मतलब वो कमजोर हो जाएगा। यदि कंपनी के भ्रष्टाचार और पर्यावरण उल्लंघन के मामले उजागर हो जाएंगे, मान लीजिए वो सामने आ गए, तो इन्हें बाद में चुनौती दी जाती है, तो इससे मुझे कानूनी और नैतिक दायित्वों के संदर्भ में नकारात्मक स्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। मतलब एक लोक सेवक आयोग अगर इन सब चीजों में सपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर तो नैतिक दायित्वों का और मतलब नकारात्मक प्रभाव का सामना भी तो करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को झेलना भी पड़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस परियोजना का अगर मैं विरोध करूं तो क्या होगा? अगर मैं इस आधार पर परियोजना का विरोध कर सकती हूँ,
तो इसमें ऐसी भ्रष्ट और अनैतिक कंपनी का समर्थन करना शामिल, जिससे पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन है। इस परियोजना से क्षेत्र की पारिस्थितिकी और जैव विविधता को क्षति होगी। इस परियोजना से क्षेत्र की परिस्थिति और जैव विविधता को क्षति होगी। ठीक है। और क्या होगा, नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किए बिना इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी और विकास में सुधार हेतु वैकल्पिक तरीके हो सकते हैं। मतलब इसके और भी तो वैकल्पिक तरीके हो सकते हैं, कनेक्टिविटी अलग तरीके से भी तो लाई जा सकती है। हालांकि इस कार्रवाई से सार्वजनिक हित से संबंधित नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन होगा। हालांकि इस कार्रवाई से सार्वजनिक सार्वजनिक हित से संबंधित नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी तो पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है। इससे आर्थिक या राजनीतिक कारणों में परियोजनाओं को समर्थन करने वाले विभिन्न हितधारकों की आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगी, इसका विरोध करूंगी, तो मुझे राजनीतिक और जो कंपनी का है, बाकी सब बहुत सारे इन लोग के हितधारकों जो वो भी होते हैं, इनके द्वारा हमको बहुत ज्यादा ही मतलब विरोधों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे परियोजना को अस्वीकार करने के लिए मजबूत सबूत प्रदान करने की भी आवश्यकता होगी। मतलब पहले मुझे सबूत तो इकट्ठा करना होगा ना, कि ये लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, या फिर ये जो इन्वायरमेंट के लिए कितना मतलब हानिकारक है, जो भी चीजें, इसके लिए मुझे सबूत भी इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर मैं इसका विरोध करूं तो, अगर मैं इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करूं तो क्या होगा, अगर इस संबंध में निर्णय लेने से पहले परियोजना परियोजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती हूँ, तो मैं एक स्वतंत्र अध्ययन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण आदि विचार कर सकती हूँ। मतलब मैं इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करूँ, कैसे भ्रष्टाचार में संलिप्त है, या क्या क्या डिमेरिट्स हैं, और कैसे पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, कितना क्या सामाजिक प्रभाव, लागत क्या आ रहा है, क्या सब कुछ, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करूँ। ठीक है। मैं परियोजना के संदर्भ में विचार और प्रतिक्रिया जानने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों आदि से परामर्श कर सकती हूँ। ठीक है। मैं विशेषज्ञों से, गैर सरकारी संगठनों आदि से इसके बारे में भी डिस्कशन कर सकती हूँ कि इसके विषय में वो विचार दें, अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या इसका प्रभाव समुदायों पर पड़ेगा, सरकारी संगठनों पर, मतलब क्या क्या इसका बेनिफिट्स होगा या प्रोज एंड कॉन्स होंगे। मैं अन्य स्रोतों से भी कंपनी की साख ट्रैक रिकॉर्ड का सत्यापित कर सकती हूँ, मतलब इसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करवा सकती हूँ। हालांकि इस कार्रवाई के लिए मुझे समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो उपलब्ध या व्यवहार्य नहीं हो सकते, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम चाहिए और बहुत ज़्यादा संसाधन चाहिए, जो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि मुझे ना अभी जल्दी मिले। ऐसे निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी होगी। अब इसलिए देरी होगी जब इतना सारा उसके बारे में हम इकट्ठा करेंगे सबूत, तो देरी तो होगी, और विभिन्न हितधारकों के बीच अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति होगी। जो भी होंगे कंपनी के मालिक या राजनीतिक जो भी दल होंगे, मतलब जो भी इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे, उनमें क्या होगा, उनको भ्रम होगा कि हाँ ये क्या हो रही है, उनके उनमें अनिश्चितताएं होंगी, क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये होगा। आगे देखते हैं। तो मूल्यांकन अगर मैं करूँ इन सब चीज़ों को मिला करके, तो कार्रवाई के इन क्रमों के आधार पर मैं इसके नैतिक निहितार्थ और लोक प्रशासन पर इनके प्रभाव के संदर्भ में इसका मूल्यांकन करूंगी। तो अभी इस परिजन के समर्थन की बात जो मैंने की, इसके विरोध की बात की, और इसमें प्राप्त जानकारी की बात की, तो अगर इन तीनों को मिला के मूल्यांकन की बात करूँ, तो मेरा मूल्यांकन क्या होगा, इस परियोजना का अगर मैं समर्थन करती हूँ, तो इस कार्रवाई का लोक प्रशासन पर नकारात्मक नैतिक प्रभाव होगा। इससे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, विधि का शासन, सतत विकास, नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों जैसे समझौता होगा। इसको मैंने आपको बताया है। इससे सार्वजनिक सेवा वितरण के प्रति लोगों के प्रति विश्वास में कमी होगी। जैसा कि आपको पता है, लोक सेवक पर लोगों का कितना ट्रस्ट होता है, तो इससे ब्रेक होगा अगर मैं इसका समर्थन करूँ तो। यदि कंपनी के भ्रष्टाचार और पर्यावरण उल्लंघन से संबंधित मामले उजागर होते हैं, तो इन्हें चुनौती दी जाती है, तो इससे मुझे कानूनी जोखिमों का सामना करना पड़ेगा, ये भी आपको बताया गया है। इस परियोजना का विरोध करने से क्या होगा, ये भी आपको बताया गया कि अगर इसका विरोध करेंगे तो कनेक्टिविटी में थोड़ी मतलब नहीं हो पाएगी, या अनदेखी होगी, सत्यनिष्ठा जो इसके कंपनी के प्रति है, ये भी थोड़ा वो होगा, कंपनी के प्रति नहीं, मतलब कार्रवाई में थोड़ी लेट होगी, जिससे काफी थोड़ा राजनीतिक और जो हितधारक हैं उनमें अविश्वसनीयता बढ़ेगी, ये सारी चीजें होंगी। ये इसको पहले बताया भी गया आपको, इसके पहले थोड़ा इसके लिए दोबारा बताया गया है, आप इसको समझ लीजिएगा पिछले वाले से। हम्म। आगे बढ़ते हैं। अधिक जानकारी प्रदान प्राप्त करना, अगर मैं अधिक जानकारी प्राप्त करूंगी तो क्या होगा, सार्वजनिक प्रशासन में मिश्रित नैतिक प्रभाव पड़ेगा। इससे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शी, जवाबदेहिता, विधि का शासन, सतत विकास जैसे नैतिक मूल्य सिद्धांत प्रतिबंधित होंगे। अगर मैं इसमें थोड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करूँ, तो इससे मेरी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेहिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और मैं इस पे एकदम ट्रस्टेबल होकर काम कर सकूंगी कि हाँ ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है, मुझे नहीं करना है, या मैं कुछ और उसका वैकल्पिक स्रोत ढूंढूंगी।
इसके बारे में कार्य करूंगी। इससे मुझे तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर एक सूचित और तर्कसंगत निर्णय लेने में भी सहायता मिलेगी। ठीक है, जब मेरे पास सारे सबूत होंगे, मैं तर्कपूर्ण निर्णय लूंगी। हालांकि इसके लिए अधिक समय और संसाधन की आवश्यकता होगी, जो उपलब्ध या व्यवहार नहीं है, इसको बताया गया है आपको। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी होगी और निर्धारकों से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बताया गया। तो निष्कर्ष क्या होगा? तो इन सभी का निष्कर्ष बताऊं तो आपको क्या होगा? तो इस मूल्यांकन के आधार पर मैं निर्णय लेने से पहले परियोजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करूंगी। तो 3 विकल्प मैंने जो दिया था कि विरोध करना, सपोर्ट करना और परियोजना के बारे में अधिक जानकारी, तो मैं तीसरे वाले को चुनूंगी, परियोजना के बारे में अधिक जानकारी का विकल्प चुनूंगी। मुझे लगता है कि कार्रवाई का तरीका सबसे नैतिक और विवेकपूर्ण होगा। भले ही टाइम लगेगा, लेकिन सबसे नैतिक और विवेकपूर्ण होगा। इससे मुझे इस मामले में शामिल विभिन्न नैतिक सिद्धांतों को जानने के साथ हितधारकों के हितों को संतुलित करने में सहायता मिलेगी। मतलब हितधारकों के हित की सुरक्षा भी तो होगी। इससे मुझे ऐसा निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी जो भावनाओं या पूर्वाग्रहों से के बजाय तथ्यों और डेटा पर आधारित होगा। मतलब मैं तर्कपूर्ण निर्णय लूंगी जिसका कोई विरोध भी नहीं कर पाएगा। इससे नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के साथ साथ सार्वजनिक हित और कल्याण के प्रति मेरी प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होगी। जिससे मैं जवाबदेहिता, पारदर्शिता और मतलब ट्रांसपेरेंसी सारी चीजों को सबके सामने सार्वजनिक कर पाऊंगी और अपनी पोजीशन जो मुझे मिलेगा लोक सेवक उसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाऊंगी। तो ये क्वेश्चन का सॉल्व ऐसे ही किया जाता है। और आपको कैसा लगा सॉल्व करने का तरीका? आप स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब कुछ बताया है। आई होप आप इसे सीखे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक करिए और शेयर करिए। और आपको ये आंसर कैसा लगा ये आप जरूर बताइए। आपको उसके लिए बहुत ही मेहनत की जाती है और ये एथिक केस स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बिना एथिक्स पढ़े आप आईएएस बन ही नहीं सकते। ये इंटरव्यू में आपका हेल्प करेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब एथिक्स तो सबसे ज्यादा मतलब 250 नंबर का पेपर। सोचिए एथिक्स पर केवल एक आपको एथिक्स पढ़ के सॉल्व करना है, जिसमें अब आप जिसमें जाएंगे, जिस काम में जाएंगे करने को, आईएएस बनेंगे, जो वर्क आप करेंगे उसके लिए एथिकल वैल्यूज तो होना जरूरी है ना। तो अगर आपके सामने ऐसी केस स्टडी आ जाती है, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने का तरीका यहीं पर सिखाया जाएगा आपको। तो कंटिन्यू रहिए, देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।